होश में आने के बाद तुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उस औरत के सामने नरम पड़ते हुए बोले, बीवी, मुझे भूख लगी है, मैं बावर्ची खाना चाहता हूँ। लेकिन उस औरत को लगा कि तुम फिर से भागने के लिए जानबूझकर उसे बाहर भेज रहे हो। लिन शूचू के होंठों पर कड़वी मुस्कान थी, फिर भी वह बाहर चली गई। उसके हाथ में बावर्ची था और वह अस्पताल के बाहर बने मंडप में बैठकर सिगरेट पी रही थी। लिन शूचू होटल वापस गई, कपड़े बदले और फिर तुम्हारे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होकर घंटी बजाई। तुम अभी अभी कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर निकले ही थे कि दरवाजा खटखाने की आवाज सुनाई दी। अभी तक सोए नहीं हो लिन? शूचू ने तुम्हें देखा, लेकिन उसकी आवाज से कोई भाव समझ नहीं आ रहा था। तुमने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हंसकर दरवाजा तोड़ा और खोल दिया। दवा लगा लो, फिर सो जाना। लिन शूचू ने दवा की बोतल तुम्हारे हाथ में रखी और मुड़कर जाने लगी। क्या तुम मुझे खुद दवा लगाने दोगी? लिन शूचू के पैर वहीं रुक गए। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। वह कमरे में आई और सबसे पहले बाथरूम में जाकर हाथ धोए। तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। तुमने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और दवा का प्लग निकाल दिया। इसके बाद तुमने अपनी शर्ट ऊपर उठाई और आजाकारी तरीके से पेट के बल बिस्तर पर लेट गए। लिन शूचू तुम्हारी पीठ को देखकर अनायास ही थोड़ा कांप गई। काफी ठंड है ना? तुमने अपनी निचली टांगे आगे पीछे हिलाते हुए खिड़की के बाहर बारिश का नजारा देखा। लिन शूचू ने खुद को शांत किया और अपनी आंखों में छिपे भावों को दबाते हुए तुम्हारी पीठ की पट्टी खोलने लगी। उसकी आवाज भी कांपने से नहीं रुक रही थी। दर्द हो रहा है? उस समय हुआ था, अब नहीं हो रहा। तुमने बिल्कुल बेपरवाह भाव से जवाब दिया। लिन शूचू ने अपना गुस्सा दबाते हुए बेहद सावधानी से दवा लगाई। उसे डर था कि कहीं तुम्हें दर्द न हो जाए। मां शाओशुआन को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाना चाहती हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। तुम मन ही मन बड़बड़ाए। जब उसे ले ही गई तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? फिर बोले, हम शाओशुआन भी उनसे काफी समय से नहीं मिली है। कुछ दिन उनके साथ रहा है तो अच्छा ही है। लिन शूचू तुम्हें बिना रोए और बिना कोई शिकायत किए देख रही थी। उसे शायद इसकी आदत नहीं थी। दवा लगाने के बाद उसने तुम्हें कंबल से ढक दिया। जल्दी सो जाओ। लिन शूचू अपना सामान समेटकर उठी और जाने लगी। उसका हाथ अभी दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा ही था कि अचानक हवा में रुक गया। उसने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा। तुम उसे शरारती अंदाज में देख रहे थे। आज तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए तकलीफ दे रहा हूँ, मैं पहले सो जाता हूँ। तुमने उसके कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और बिस्तर के दूसरी तरफ खिसक कर आंखें बंद कर ली। लिन शूचू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी आंखों में अनिश्चितता दिखाई दी। क्या तुम चाहते थे कि वह रुक जाए? उसने समय देखा और काफी सोचने के बाद आखिरकार सोफे पर लेट गई। कितने कंजूस हो तुम। तुमने 10 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन बगल में किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। तुमने सिर घुमाकर देखा तो लिन शूचू सोफे पर सो रही थी। तुमने हल्की भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचा, फिर कंबल और दो तकिए उठाकर सोफे पर फेंक दिए। तुम क्या करने वाले हो? लिन शूचू ने तुम्हें सोफे पर घुटनों के बल बैठकर तकियों को ठीक करते हुए देखा। सोने वाला हूं और क्या? तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दोनों तकियों को ठीक से रखा और अंदर की तरफ सिकुड़ कर लेट गए। लिन शूचू उठकर जाने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा एक पैर उसके हाथ की पकड़ में आ गया। मत जाओ, मुझे डर लगता है। शांत कमरे में तुम्हारी आवाज बेहद साफ सुनाई दी। सो जाओ, मैं यही हूँ। लिन शूचू तुम्हारे पास लेट गई और धीरे धीरे तुम्हारे कंधे पर हाथ फेरने लगी। तुमने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी बाहों को अपने चेहरे से लगा लिया। लिन शूचू उस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। यह पूरा दिन उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। तुमने उसके सामने पहले कर दिखाई गई ऐसी निडरता दिखाई थी। इस तरह नजदीकी तो सपने में भी कभी नहीं हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा कि जब तुम पूरी तरह होश में, तब वह इतनी करीब रहकर तुम्हारे साथ रह पाएगी। लिन शूशू ने अपना हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे को छूना चाहा, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, सिर को हाथ पर टिकाया और धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगी। बस तुमसे थोड़ा और पास रहना चाहती थी। तभी फोन में कंपन हुआ। लिन शूशू ने घबरा कर फोन की तरफ देखा और फिर तुम्हारी ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थे। उसने राहत की सांस ली। उसने तुम्हारे माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। मैं अभी वापस आती हूँ। अंधेरी भूमिगत जेल में लिन शूचू भारी कदमों से आगे बढ़ी। अंधेरी काल कोठरी में लिन शूचू पहुंची। हरे बालों वाले आदमी ने उस दिन फैक्ट्री में हुई पूरी घटना पहले ही बता दी थी। सर घायल हुए क्योंकि उन्होंने छोटी मालकिन को बचाया था, शेनली ने समझाया।
लिन श्यूचू के कदम अचानक रुक गए। उसकी गहरी आंखों में खून उतर आया। शेन ली डरकर एक कदम पीछे हट गया और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लिन श्यूचू ने लकड़ी के खंभे से बंधे हरे बालों वाले आदमी को देखा। उसके पूरे शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी। वह लिन दीदी थी। वह मूल रूप से छोटी मालकिन पर हमला करना चाहती थी। अंत में सर ने उन्हें रोक दिया। शेन ली बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। काल कोठरी में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। मैं उसे छूने से भी डरता हूं कि कहीं उसे चोट न लग जाए, और तुमने उस पर इतना भारी हाथ उठाने की हिम्मत की। मरना चाहते हो? अंदर से लगातार आती चीखों को सुनकर शेन ली को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिगरेट का एक कश लिया। लिंजी केवल सर से जुड़ी बातों के मामले में ही अपना आपा खो देती थी। साफ सफाई को लेकर इतनी सख्त होने के बावजूद भी उन्हें खुद ही इस मामले को संभालना पड़ा। बादलों ने चांद की रोशनी को ढक लिया और हल्की हल्की बारिश भी रुक गई। लिन श्यूचियो अपने कमरे में वापस गई, कपड़े बदले और फिर तुम्हारे कमरे में लौट आई। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि तुम दीवार के कोने में सिकुड़कर बैठे हुए थे, तो उसका दिल अचानक डूब गया। तुमने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम कहां चली गई थी? मुझे डर लग रहा था। यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ। जिस एक हफ्ते तक तुम्हें जियांग शिंगयुए ने प्रताड़ित किया था, उस दौरान तुम्हें भी ऐसी ही एक अंधेरी और बंद जगह में रखा गया था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। माफ करना वांग जिन, मुझे नहीं जाना चाहिए था। लिन श्यूचू ने तुम्हारी उलझन और बेबसी को देखकर महसूस किया जैसे उसका दिल चाकू से कट रहा हो। वह बस तुम्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़कर सांत्वना दे सकती थी। तुम सिसकते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे और तुम्हारी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रो मत वांग जिन, अगर चाहो तो मुझे एक बार मार लो, ठीक है? लिन श्यूचू का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे तुम शांत हुए। तभी अनजाने में तुम्हारी नजर लिन श्यू की हल्की सी दिखाई दे रही कॉलर बोन पर पड़ी और तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया। होश में आने के बाद तुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उस औरत के सामने नर्म पड़ते हुए बोले, बीवी, मुझे भूख लगी है, मैं बाउजी खाना चाहता हूँ। लेकिन उस औरत को लगा कि तुम फिर से भागने के लिए जानबूझकर उसे बाहर भेज रहे हो। लिन श्यूचियो के होंठों पर कड़वी मुस्कान थी। फिर भी वह बाहर चली गई। उसके हाथ में बाउजी था और वह अस्पताल के बाहर बने मंडप में बैठकर सिगरेट पी रही थी। वांगजिंग, जमीन ठंडी है, उठ जाओ। लिन श्यूचियो ने तुम्हारी सिसकियां रुकते हुए सुना और धीरे से कहा, मेरे पैर कमजोर हो गए हैं, मैं उठ नहीं पा रहा। तुम्हारी आवाज भर्रा गई थी और उसमें भारी नाक की आवाज थी। लिन श्यूचियो कुछ सेकंड रुकी, फिर तुम्हें उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। लिन परिवार समूह की अध्यक्ष होने के नाते तुम्हारी सीखने की क्षमता वाकई बहुत अच्छी है। तुमने नाक खींची, उसकी गर्दन के चारों ओर हाथ डाले हुए थे और फिर भी उसे छेड़ना नहीं भूले। क्या तुम सच में डर गई थी? लिन श्यूचियो ने अपनी बाहों में हंसते मुस्कुराते हुए तुम्हें देखा। तुम उसके कंधे पर झुक गए और तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब नहीं डरता। लिन श्यूचियो ने नीचे देखकर तुम्हें देखा, जो उस पर निर्भर हो गया था। वह बिस्तर के पास खड़ी रही। काफी देर तक उसने कोई हरकत नहीं की। आखिरकार तुमने धीरे से कहा, बीवी, क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़े हुए सुबह तक खड़ी रहने वाली हो? लिन श्यूचियो के हाथ अचानक कस गए और उसकी आंखों में अविश्वास दिखाई दिया। तुमने मुझे क्या कहा? लिन मैडम, क्या आपको लगता है कि मुझे आपको ऐसे बुलाना गलत है? तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। सो जाओ। लिन श्यूचियो ने तुम्हें कंबल से ढक दिया और पास में लेट गई। रात के अंधेरे ने उसके अस्पष्ट भावों को छिपा लिया। तुम कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उसे आंखें बंद किए और बातचीत से बचते देखकर तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने कंबल पकड़ लिया और नींद में चले गए। तुम्हारी सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लिन श्यूचियो ने बाज जैसी तेज नजरों वाली अपनी आंखें खोली और होंठों पर कड़वी मुस्कान खिंच गई। उसकी गहरी आंखों में गहरा दुख भरा था। जियांग शिंगयुए के लिए लिन परिवार समूह के उन 6 महत्वपूर्ण सहयोगी प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए तुमने खुद को इस हद तक मजबूर कर लिया। लिन श्यूचियो ने सो रहे तुम्हारी तरफ मुड़कर देखा। उसे मानना पड़ा कि उसका संयम अब गुस्से की तेज लपटों में जलने वाला था। उसे सच में डर था कि कहीं इसी वजह से वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
कांपते हाथों से उसने अपने बाहरी कपड़ों की जेब से सफेद दवा की शीशी निकाली और उसमें बची आखिरी 2 गोलियां अपने मुंह में डाल ली। अगली सुबह सवेरे लिन शूचियो होटल से जल्दी ही निकल गई। तुमने कपड़े पहने और जैसे ही दरवाजा खोला, तुम्हें शेन ली और 6 अंगरक्षक दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। सर, हमें आपको वापस ले जाने का आदेश मिला है। तुमने हल्की सांस छोड़ी और उनके साथ चल पड़े। शेनली आगे गाड़ी चला रहा था और समय समय पर रियर व्यू मिरर में तुम्हारी तरफ देख रहा था। आज तो तुमने कोई हंगामा भी नहीं किया। अगर पहले की बात होती तो अब तक तो सब उलट पुलट कर चुके होते। जिंगयुआन वापस पहुंचकर तुमने अपने परिचित बेडरूम को देखा और बेबसी से मेज पर झुक गए। तुम मन ही मन सोचने लगे, आखिर उसे मेरे ऊपर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए कैसे मनाऊं? श्रीमान वांग, यह वह फोन है जो बड़ी मालकिन ने आपके लिए तैयार करवाया है। संसाओ दरवाजे पर खड़ी होकर सम्मानपूर्वक बोली। अरे हाँ, फोन। तुम अचानक सीधे बैठ गए। धन्यवाद। तुम्हारे शांत चेहरे को देखकर संसाओ एक पल के लिए असहज हो गई। पहले की स्थिति के हिसाब से बड़ी मालकिन द्वारा तैयार किया गया फोन सुनते ही क्या तुम्हें उसे खिड़की से बाहर नहीं फेंक देना चाहिए था? जैसे ही फोन चालू हुआ, उस पर अनगिनत मैसेज आने लगे। उनमें से ज्यादातर जियांग शिंगयुए और हुओ मिंगचेन के थे। तुम दोनों को ब्लॉक करना चाहते थे, लेकिन बाद की योजना याद करके अपने अंदर के गुस्से को दबा लिया। सबसे पहले तुमने जियांग दीदी का नाम बदलकर कचरा गाड़ी कर दिया और फिर दूसरे का नाम बदलकर कचरा इंसान कर दिया। 2 घंटे तक फोन में इधर उधर करने के बाद आखिरकार तुमने दोनों के सभी निशान फोन से मिटा दिए। तुम कमरे की बालकनी में खड़े हो गए। दूसरी मंजिल के नीचे लेवेंडर के फूलों का एक पूरा खेत था। हवा मन को तरोताजा करने वाली खुशबू फैली हुई थी। पिछले जन्म में लिन शूचियो जानती थी कि तुम्हें नींद नहीं आती और तुम दवा खाने को भी तैयार नहीं होते थे, इसलिए वह इसी तरह तुम्हें सुलाने में मदद करती थी। लेकिन अगले ही दिन तुम्हारे कृतघ्न होने के कारण तुमने उस पूरे खेत को आग लगाकर जला दिया था। तुम खुद को यह कहने से नहीं रोक पाए, वैसे भी अभी कोई काम नहीं है। तुमने कपड़े बदले और लेवेंडर के खेत की ओर चले गए। माली तुम्हें कैंची लेकर नीचे आते देखकर डर के मारे लगभग अपनी जान गंवा बैठे और जल्दी से एक तरफ हट गए। तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया और खुद ही औजार और टोकरी लेकर फूलों के खेत में चले गए। उसे भी अच्छी नींद नहीं आती। कुछ पौधे तोड़कर उसके कमरे में रख दूंगा, शायद ज्यादा काम आए। तुम्हारे चेहरे पर छिप सकने वाली मुस्कान थी। तुम मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह फूलों के खेत में इधर उधर घूमते रहे। 1 घंटे बाद तुम ढेर सारे लैवेंडर के फूल लेकर लिन शूचियो के बेडरूम की ओर चले गए। दरवाजा खोलते ही तुम चौंक गए। क्या बात है, बिस्तर और सोफे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने बेबसी से सिर हिलाया और नीचे भागकर सॉन्ग मैनेजर से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने को कहा। श्रीमान, अगर इसे इसी तरह करना है तो आज बड़ी मालकिन शायद। सॉन्ग मैनेजर थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। चिंता मत करो, मैं उसे सड़क पर सोने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम मुस्कुराते हुए वापस कमरे में चले गए और सामान व्यवस्थित करना जारी रखा। सॉन्ग मैनेजर ने आते जाते मजदूरों को देखा और तुरंत लिन शूचियो को फोन किया। लिन मैडम, सर कह रहे हैं कि कमरे को दोबारा बनाना है और दीवार भी तोड़नी है। लिन शूचियो फाइलें पलटते हुए शांत स्वर में बोली, बस जिंगयुआन से बाहर मत जाने देना, उसे जो करना है करने दो। सॉन्ग मैनेजर ने फोन करते देखा और बेबसी से सिर हिलाया। लगता है जब तक सर भागते नहीं हैं, अगर वह पूरा जिंगयुआन भी तोड़ दे तो बड़ी मालकिन भी कुछ नहीं कहेंगी। शाम होते होते तुमने पूरी तरह बदला हुआ कमरा देखा और तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। संसाओ, वह कब वापस आएंगी? तुम खुशी खुशी रसोई में चले गए। श्रीमान, बड़ी मालकिन का अभी फोन आया था। कंपनी में कुछ काम है, इसलिए वह आज रात वापस नहीं आएंगी। तुम्हारी चमकती आंखें तुरंत फीकी पड़ गईं। तुम आंगन में चले गए। हवा में नमी भरी हुई थी और आसमान काले बादलों से घिरा था, जिसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। श्रीमान, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वापस अंदर चलिए। संसाओ ने तुम्हें हल्के कपड़ों में देखकर चिंता से याद दिलाया। मैं जानता हूं, धन्यवाद। तुमने हल्की मुस्कान दी और वापस अपने बेडरूम में चले गए। संसाओ ने तुम्हारी उदास पीठ को जाते हुए देखा, सिर हिलाया और जिंगयुआन से चली गई।
आने के बाद तुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उस औरत के सामने नर्म पड़ते हुए बोले, बीवी, मुझे भूख लगी है, मैं बाउजी खाना चाहता हूँ। लेकिन उस औरत को लगा कि तुम फिर से भागने के लिए जानबूझकर उसे बाहर भेज रहे हो। लिन शूचू के होंठों पर कड़वी मुस्कान थी। फिर भी वह बाहर चली गई। उसके हाथ में बाउजी था और वह अस्पताल के बाहर बने मंडप में बैठकर सिगरेट पी रही थी। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते रात के 8 बज गए। आसमान से अचानक एक जोरदार आवाज आई और ठंडी रोशनी कमरे में आ गई। तुम चौंक कर जाग गए और बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगे। तुमने जल्दी से कपड़े पहने और दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गए। कुछ बार लुढ़कने के बाद तुम सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतर गए। तुम दीवार के कोने में छिपकर गश्त कर रहे सुरक्षा गार्डों से बचते हुए दीवार फांदकर जिंगयुआन से बाहर निकल गए। तुम्हें याद था कि पिछले जन्म में एक रात शाओशुआन डर के मारे हिम्मत जुटाकर तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखाने आई थी, लेकिन तुमने उसे बाहर भगा दिया था। शाओशुआन अपनी मां की तरह कभी कमजोरी नहीं दिखाती थी। जितना तुम इसके बारे में सोचते गए, उतने ही बेचैन होते गए। तुम जिंगयुआन के पीछे बने भूमिगत पार्किंग स्थल तक गए, कार में बैठे और पुरानी हवेली की ओर तेजी से निकल पड़े। पुरानी हवेली में शाओशुआन कंबल के अंदर छिपी हुई थी और अपने कानों को कसकर ढके हुए थी। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। खिड़की के बाहर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। शाओशुआन डर के मारे हिल भी नहीं रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। शाओशुआन, सो गई हो? तुम्हारी साफ आवाज खिड़की के बाहर से आई। अच्छा हुआ कि यह पहली मंजिल थी। पापा, आप कैसे आए? आवाज सुनते ही शाओशुआन एक झटके में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे जूते पहनने की भी सुध नहीं रही और वह जल्दी से खिड़की खोलने चली गई। तुमने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया। फिर खिड़की के रास्ते अंदर कूद गए। शाओशुआन, क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शाओशुआन ने जोर से सिर हिलाया। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी और आप आ गए। तुमने प्यार से उसके गाल को हल्का सा दबाया और कहा, तुम्हें कहानी की किताब पढ़कर सुनाऊं? फिर सो जाओगी, ठीक है? पापा, क्या आप आज मेरे साथ सो सकते हो? शाओशुआन ने तुम्हारे कपड़े का किनारा पकड़ लिया। शाओशुआन, आज नहीं हो पाएगा, तुमने बेबसी से कहा। शाओशुआन ने बाहर बिजली की चमक और गरजते आसमान की तरफ देखा। लेकिन बाहर बारिश होने वाली है। तुमने उसे उठाकर बिस्तर के किनारे बैठा दिया। 2 दिन बाद मैं और माँ दोनों तुम्हें लेने वापस आएंगे, ठीक है? शाओशुआन के चेहरे से चिंता गायब हो गई और वह आज्ञाकारी तरीके से लेटकर सोने लगी। तुम्हारी समझाने और दिलासा देने के बाद शाओशुआन कुछ ही देर में सो गई। तुमने कहानी की किताब नीचे रखी, उसका कंबल ठीक से ढक दिया और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। फिर तुम छाता लेकर पुरानी हवेली से निकल गए और कार चलाकर छेंगजिए हॉल की ओर चले गए। जिसे फ्रंट हॉल कहा जाता, वह विशेष रूप से उन परिवार के सदस्यों को दंड देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने गलती की हो। लिन परिवार के हर सदस्य को इसके नियमों का पालन करना पड़ता था। लिन श्यूचियू भी इससे अलग नहीं थी। तुम छाता लेकर फ्रंट हॉल के दरवाजे के सामने खड़े थे और तुम्हारी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। कौन है? फ्रंट हॉल में घुसने की भी हिम्मत कर रहा है? ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी तुरंत उठकर देखने आया। तुमने ठंडे स्वर में कहा, मैं सजा लेने आया हूं। कर्मचारी जल्दी से तुम्हारे सामने आकर रुक गया। 1 मिनट, क्या आप लिन परिवार के हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं लिन श्यूचियू का पति छो वांगजिन हूं, तुमने शांत स्वर में कहा। छोटे दामाद जी, माफ कीजिए। झांगशिया जल्दी से पीछे हटकर तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देती है। झांगशिया, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? इतनी अच्छी शक्ल वाला लड़का कहां से ढूंढ लिया? फ्रंट हॉल में शराब पी रहे 2 लोग जल्दी से तुम्हारी तरफ आने लगे। झांगशिया दोनों के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, छोटे दामाद जी, यही जगह है। बड़ी मालकिन नहीं आई है क्या? तुमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। खाली कमरे में सिर्फ एक बुद्ध की मूर्ति थी और उसके सामने एक प्रार्थना करने वाला आसन रखा था। तुम बिना रुके आगे बढ़े और उस आसन पर घुटनों के बल बैठ गए। शुरू करो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर परेशानी के भाव आ गए। छोटे दामाद जी, बड़ी मालकिन कल ही आ जाएंगी, क्या आप थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते?
उनमें से एक ने तुम्हारे पतले शरीर को देखा। अगर 5 कोड़े लगाए गए तो शायद तुम यहीं बेहोश होकर गिर पड़ोगे। तुमने उन तीनों को एक दूसरे को टालते हुए देखा। क्या हिम्मत नहीं है? छोटे दामाद जी, तो मैं पहले घोषणा कर देता हूं। झांगशिया के पास आखिरकार कोई रास्ता नहीं बचा और उसे आगे बढ़ना पड़ा। झोउ वांगजिन ने अपनी मर्जी से छोटी मालकिन को एक अजनबी के हवाले किया, जिसकी वजह से उसका अपहरण हो गया। चूंकि कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, इसलिए 5 कोड़ों की सजा। अगर इससे विकलांगता हो गई तो? तुमने पूछा। जांगशिया को देखते हुए उसने कहा, अगर ऐसा हो गया तो कम से कम 20 कोड़े तो लगने ही चाहिए। तुम्हारी आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी और तुम मन ही मन बुदबुदाए। अब समझ आया कि पिछले जन्म में उस घटना के बाद लिन शूचियू को अस्पताल में आधे महीने तक क्यों रहना पड़ा था और मैं एक बार भी उसे देखने क्यों नहीं गया। छोटे दामाद जी, यह बस छोटी सी बात है। आप सीधे बड़ी मालकिन से कह सकते हैं। वह निश्चित रूप से आपको सजा नहीं भुगतने देंगी। झांगशिया के हाथ में कोड़ा था और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सहानुभूति थी। तुम अच्छी तरह जानते थे कि लिन परिवार के मुखिया के रूप में अगर तुम खुद सजा नहीं भुगतोगे तो फिर बाकी परिवार के सदस्यों को कैसे नियंत्रित करोगे। इसके अलावा अगर तुम सजा नहीं भुगतते तो उसे तुम्हारी जगह सजा भुगतनी पड़ती। पिछले जन्म में तुम्हारे किए गए हर काम को याद करके तुम्हें लगा कि शायद उसके शरीर पर पहले से ही अनगिनत चोटों के निशान होंगे। जांगशिया ने तुम्हें आंखें बंद करते हुए देखा। उसे पता था कि और कुछ कहना बेकार है, इसलिए वह नियम के अनुसार कोड़ा चलाने लगी। भारी आवाज पूरे दंड हॉल में गूंज उठी। तुम्हारी मुट्ठियां कस गईं और माथे पर बारीक पसीने की बूंदें उभर आईं। तुमने सामने रखी बुद्ध की मूर्ति की तरफ देखा। शरीर का दर्द तुम्हारे दिल के दर्द को पूरी तरह ढक नहीं पा रहा था। लिन शूचियू ने आखिर तुम्हारे लिए इतना कुछ सहा था। छोटे दामाद जी, सजा खत्म हो गई है। क्या आपके लिए डॉक्टर बुला दें? तुमने मुश्किल से उठते हुए कहा, मेरी सजा का रिकॉर्ड साफ रखना। तुम लोग जानते हो कि क्या कहना है ना? तीनों ने तुम्हारी ओर देखा। तुम्हारी ठंडी और चुभती हुई नजरों से वे सहम गए और जल्दी से सिर हिलाया। छोटे दामाद जी, हम समझ गए। हम निश्चित रूप से बड़ी मालकिन को नहीं बताएंगे। तुम्हें अपनी पीठ में तेज जलन महसूस हो रही थी। पहले से मौजूद चोटें भी शायद इस वजह से और प्रभावित हुई थी। तुमने बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देखा, छाता उठाया और लड़खड़ाते हुए वे वापस कार तक चले गए।